एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटर। आज की इस वीडियो में कॉपीराइट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि कॉपीराइट एक्ट में कॉपीराइट होता क्या है, उसके सब्जेक्ट मैटर्स क्या होते हैं, ये सब समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इसको स्किप कर देते हैं या फिर इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो इसे पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है आपके किसी भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में करेंगे डिस्कस और देखेंगे कि कौन सा सेक्शन जो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट से डील करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग कि इन्फ्रिंजमेंट जो कॉपीराइट का होता है वो कैसे किया जाता है। तो जब हम पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि जो एक ओनर होता है, ओनर का जो ये वर्क होता है, उसके वर्क में जो ओनर का क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट जो है उसका होता है। क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट होता है। अब ये जो एक्सक्लूसिव राइट है ना, इन्फ्रिंजमेंट में इसी का वायलेशन होता है। अब इसका जो वायलेशन होता है ना, वो कैसे होता है? अनऑथराइज तरीके से अगर कोई पर्सन इसको यूज कर रहा हो, मतलब कि उस वर्क को जो ओनर का वर्क है जिसमें कि ओनर का एक्सक्लूसिव राइट है और ये जो राइट है और किसी के पास नहीं है, अगर इसके एक्सक्लूसिव राइट को कोई भी अनऑथराइज तरीके से यूज कर रहा हो, ठीक है, या फिर अनऑथराइज तरीके से क्या कर रहा हो, उसको रिप्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, अगर उसको रिप्रोड्यूस भी करता है, ठीक है, उसके कॉपीज को अगर मान लीजिए उसके परमिशन के बिना, ठीक है, उसको यूज करता है अनऑथराइज तरीके से, या फिर उसको अनऑथराइज तरीके से उसकी कॉपीज को रिप्रोड्यूस करता है, उसके वर्क को रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके परमिशन के बिना, दैट मीन्स ओनर के परमिशन के बिना, ठीक है, क्या है, ओनर के परमिशन के बिना अगर वो यूज करता है उस वर्क को या रिप्रोड्यूस करता है अनऑथराइज तरीके से, तो उसे हम कहेंगे एज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। क्लियर हो गया? तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। तो चलिए वीडियो को अब करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि कॉपीराइट एक्ट का कौन सा सेक्शन डील करता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट से और वो सेक्शन हमें क्या समझाना चाहता है। तो सेक्शन 51 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट जो है वो बात करता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो चलिए समझते हैं कि कब कॉपीराइट जो है वो इन्फ्रिंज माना जाता है। कॉपीराइट इन अ वर्क शैल बी डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज्ड, जब तब माना जाएगा जब कोई भी पर्सन जो है लाइसेंस के बिना, जो ओनर है कॉपीराइट का, वो क्या करता है, मान लीजिए कि अगर उसका जो इंटरेस्ट है उसके वर्क में, जो उसका राइट है, अगर वो किसी को देना चाहता है, तो वो जो पर्सन होगा अगर उसको लेना है उसका राइट उसके वर्क में, तो वो क्या करेगा, लाइसेंस आके लेगा जो ओनर होगा कॉपीराइट का उससे। तो अगर कोई भी पर्सन कि बिना लाइसेंस के जो ओनर है उसका जो वर्क है, ठीक है, उसका जो कॉपीराइटेड वर्क है, अगर उसके लाइसेंस के बिना अगर वो उससे लाइसेंस नहीं लेता है, ठीक है, और द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स, अगर वो रजिस्ट्रार जो है कॉपीराइट का उनके लाइसेंस मतलब उनसे भी अगर वो मान लीजिए कि लाइसेंस जो है वो नहीं लेता है, तो अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, और इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस सो ग्रांटेड, अगर जो कंडीशन जो लाइसेंस ग्रांट किया गया है उसका कॉन्ट्रवीन कर रहा है, वो जो भी कंडीशंस थे जिसके वजह से लाइसेंस दिया गया था, अगर वो उस कंडीशंस के बियॉन्ड जा रहा है, और ऑफ एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या जो भी कोई कंडीशंस था जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके ऊपर इम्पोज करती है, उसके कॉन्ट्रवीन कर रहा है, ठीक है, इस एक्ट के, ठीक, और वो क्या करता है, डज एनीथिंग द एक्सक्लूसिव राइट टू डू which is by this act conferred upon the owner of the copyright, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो कि एक्सक्लूसिव राइट जो है ओनर का एक तरीके से वो अफेक्ट हो रहा है, तो दैट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। क्लियर हो गया? अब आते हैं पॉइंट 2 पे, परमिट्स फॉर प्रॉफिट, अगर वो मान लीजिए कि उसको दिया गया है और वो किसी और को परमिट कर दे रहा है प्रॉफिट उससे बनाने के लिए, ठीक है,
एनी प्लेस टू बी यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ द वर्क टू द पब्लिक। अब ये जो वर्क है, ठीक है, वो जो आपका ओनर है उसके परमिशन के बिना इस वर्क को वो क्या कर रहा है, पब्लिक में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। वेयर सच कम्युनिकेशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन द वर्क। और ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या कर रहा है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट जो है वो कर रहा है उस वर्क में, अनलेस ही वो, अब देखिए इसका एक्सेप्शन अब आ रहा है, ठीक है। अभी तक तो ये है कि अगर ये ऐसा करता है काम, ये जो पर्सन है, तो वो इंफ्रिंजमेंट होगा। लेकिन कब नहीं माना जाएगा, अगर मान लीजिए उस पर्सन को, उस थर्ड पर्सन को अवेयरनेस ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो इंफ्रिंजमेंट है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ही इज नॉट अवेयर एंड हैज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट सच कम्युनिकेशन टू द पब्लिक वुड बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अगर ऐसा होता है, अगर उसको अवेयरनेस नहीं है, दैट मीन्स कि वो एक तरीके का, वो उसको समझ नहीं है, उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, उसको एक तरीके से पता ही नहीं था कि वो ऐसा कर रहा है, कि वो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है किसी के कॉपीराइटेड वर्क का, तो एक तरीके से ये इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आता है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे अनलेस यूज किया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। अब बी क्या करता है, और किस किस तरीके से हो सकता है इन्फ्रिंजमेंट, अगर कोई भी पर्सन किसी भी वर्क को सेल करता है या हायर करता है, या फिर सेल करता है फॉर लेट्स फॉर हायर, और लेट्स फॉर हायर किसी और को देता है हायर करने के लिए, और बाय वे ऑफ ट्रेड डिस्प्लेज, और ट्रेड के थ्रू वो डिस्प्ले कर रहा है उस वर्क को, ठीक है, और ऑफर्स फॉर सेल, या फिर वो सेल के लिए ऑफर कर रहा हो, ठीक है, ओनर के परमिशन के बिना वो सेल के लिए ऑफर कर रहा हो, और हायर, और अगर हायर कर रहा हो, तो ये पहला हो गया। अगर ऐसा भी कुछ करता है तो भी इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। दूसरा क्या है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इधर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, या तो ट्रेड के लिए, और टू सच एन एक्सटेंट एज टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली द ओनर ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है। जैसे कि जो ओनर है कॉपीराइटेड वर्क का, अगर जो उसका राइट जो है वो अफेक्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है वो, ठीक है, तो भी उसे क्या माना जाएगा कि वो क्या कर रहा है, इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है, बाय वे ऑफ ट्रेड एग्जिबिट्स इन पब्लिक, ट्रेड के तरीके से वो एग्जिबिट कर रहा है, एग्जीबिशन टाइप का कर रहा है पब्लिक में, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी वर्क है, ठीक है, ऑथर ने एक बुक लिखा, ठीक है, और अभी वो बुक क्या है, पब्लिक में आई नहीं है, उन्होंने अभी पब्लिक में अपना पब्लिश किया ही नहीं है उस बुक को, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन, उसको पता है इस बारे में, और वो क्या कर रहा है, एक तरीके से उस बुक की कॉपीज को क्या कर रहा है, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, और उससे वो कुछ क्या ले रहा है, कुछ प्रॉफिट भी निकाल रहा है। तो अगर वो ऐसा करता है, दैट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, क्लियर हो गया। फोर क्या कर रहा है, imports into India any infringing copy of the work, अगर कोई भी ऐसा infringing copy है दूसरे कंट्री से, अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, that will also amount to infringement of copyright, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा बी क्लॉज कह रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं इन चारों में से, तो भी वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और प्रोविजो देखते हैं कि इसका एक्सेप्शन क्या है। Provided that nothing in subclause 4 shall apply to the import of one copy of any work for the private and domestic use of the importer। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए कि आपका कोई भाई या बहन या कोई रिश्तेदार फॉरेन कंट्री में, किसी और कंट्री में रहता है, आप इंडिया में रहते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि वो कोई जो कॉपीराइटेड वर्क है, ठीक है, मान लीजिए कोई बुक ही है, तो उसकी कॉपी आपको भेज रहे हैं इंडिया में, और कह रहे हैं कि आप प्राइवेट यूज के लिए ही इसको यूज करिए, मतलब पढ़ने के लिए ही, मान लीजिए आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, ठीक है, खुद के लिए पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। या डोमेस्टिक अगर यूज के लिए, अगर कोई भी ऐसा वर्क है जो कि आ रहा है पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वर्क को यूज कर सकते हैं, दैट विल नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, क्लियर हो गया। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, द रिप्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क इन द फॉर्म ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म shall be deemed to be an infringing copy, ठीक है।
तो अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है लिटरेरी वर्क का, म्यूजिकल वर्क का, ड्रामेटिक वर्क का और आर्टिस्टिक वर्क का इन द फॉर्म ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म, तो उसे माना जाएगा एज ए इन्फ्रिंजिंग कॉपीज। ठीक है, तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 51 जो कि बात कर रहा है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट अपने क्लास में या नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें इन्फ्रिंजमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एक दो केसेस जो है डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इंडिया का केस है रामेश्वरी, ठीक है, फोटो कॉपी करके केस है। आप लोग अगर देखेंगे तो नेट में भी ये आपको देखने को मिलेगा, रामेश्वरी फोटो कॉपीज। इसका एक बहुत ही बड़ा मतलब साइटेशन है, बहुत ही बड़ा केस का नाम है। इसको फेमसली बोलते हैं एज अ डीयू का केस बोलते हैं। ठीक है, डीयू फोटो कॉपी का कोई केस बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके का लैंडमार्क केस है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा जो प्रैक्टिकली अगर एक देखेंगे कि इन्फ्रिंजमेंट जो है किसी भी वर्क का वो होता कैसे है, वो प्रैक्टिकली इसी केस से हम समझेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से इसके फैक्ट्स और इसमें क्या क्या हुआ था, इसका फिर हेल्ड क्या हुआ, कोर्ट्स ने क्या कहा इस पे, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और उनको भी बोलिए कि वो भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें अगर किसी को इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।